हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम आपके 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 4, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र। इस चैप्टर में हम सर्विस सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे सर्विस सेक्टर्स हैं जो बिजनेसेस में काम आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ सर्विसेज, सेवा का अर्थ। Business services are those services which are required in every business and are related with transfer, storage, transportation, insurance and financial management. अगर हम बात करें व्यवसाय सेवा की या बिजनेस सर्विसेज की, तो ये एक ऐसी सर्विसेज होती हैं, ऐसी सेवाएं होती हैं जो हर एक बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं के वजह से बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं लोगों को। तो बिज़नेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं हर एक बिज़नेस में, और ये मेनली किससे रिलेटेड होती हैं? ट्रांसफ़र से, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना; स्टोरेज से, वस्तु को इकट्ठा करके रखना, स्टोर करके रखना; ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, इसका मतलब है परिवहन; इंश्योरेंस मतलब बीमा; और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब वित्त प्रबंधन। तो ऐसी सर्विसेज जो हर एक बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होती हैं, उसे हम बिज़नेस सर्विसेज बोलते हैं, और ये मेनली इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। दिस सर्विसेज इंश्योर फ्री मूवमेंट एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सर्विसेज क्या प्रदान करती है, ये क्या देखती हैं? ये सेवाएं ये देखती हैं कि जो हमारी वस्तु है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका फ्री मूवमेंट हो एक जगह से दूसरी जगह तक। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक ईज़िली जा सके बिना भी किसी रोक टोक के, और जो गुड्स है उसका भी सप्लाई ईज़िली हो सके। तो ये सर्विसेज का काम होता है। तो सर्विसेज का क्या इंश्योर करती है कि जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज, जो हमारे प्रोडक्ट है, जो गुड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्रीली जा सके बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दखलंदाजी के, और गुड्स का या प्रोडक्ट का सप्लाई भी आराम से हो सके। तो बिज़नेस सर्विसेज एक ऐसे सर्विसेज जो बहुत ज़रूरी होते हैं हर एक व्यवसाय के लिए, हर एक बिज़नेस के लिए। ये मेनली किससे रिलेटेड होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन से, वेयर हाउसिंग से, इंश्योरेंस से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, या और भी कुछ अलग अलग सर्विसेज हैं जो हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर्स। सेवा क्षेत्र के विशेषताएं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला है इंटेंजिबिलिटी, अदृश्यता। इंटेंजिबिलिटी मतलब जो दिख नहीं सकता, जिसे हम छू नहीं सकते। तो जो सर्विसेज हैं वो एक तरीके से सेवा होती है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। तो जब सेवाओं का आदान प्रदान होता है, जब हम सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, तो उस टाइम पे हम उस सर्विसेज को देख नहीं सकते हैं, उस सर्विसेज को छू नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ सामान की बात करें, कुछ गुड्स की बात करें, तो उस सामान को हम छू सकते हैं, लेकिन सर्विसेज जो होती है, जो सेवाएं होती हैं, वो हम उसको छू नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते। तो सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबिलिटी होती है, मतलब अदृश्यता होती है। जब भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है व्यवसाय द्वारा, बिजनेस द्वारा, तो वो इंटेंजिबल होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। नेक्स्ट है कन्वीनियंसी, सुविधापूर्ण। सर्विसेज जो है वो डिफरेंट होती है गुड्स से, मतलब जो सेवाएं जो है वो हमारी वस्तुओं से अलग होती हैं। गुड्स जो है वो एक उसको फिज़िकली एक्वायर्ड है, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब सेवा या वस्तु जो होती है, वो सेवा और वस्तु दोनों ही भिन्न होते हैं, उनमें दोनों में ही डिफरेंसेस होता है। वस्तु उसी रूप में ग्रहण किया जाता है जिस रूप में वो बनता है, मतलब जो गुड्स है उसी रूप में, उसी अकॉर्डिंग हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं जिस अकॉर्डिंग वो बना हुआ है। लेकिन सेवाएं जो होती है, सर्विसेज जो होती हैं, वह आवश्यकता अनुसार प्रदान की जाती है। जब ज़रूरी होता है उसी अकॉर्डिंग हमें उसी सर्विसेज को देना होता है। तो सेवा जो है वो अलग होती है, और जो वस्तु होती हैं वो अलग होती हैं। गुड्स जब बनते हैं तो उनका एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होता है, वो जैसे बनते हैं उसी अकॉर्डिंग हम उसे
कंज्यूम कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सेवाएं जो हैं वो हम कब देते हैं, कब उसको प्रदान करते हैं, जब किसी चीज़ की आवश्यकता हो सेवा की। तो इसलिए जो सेवाएं हैं और जो गुड्स हैं वो अलग अलग होंगी। गुड्स को हम फिज़िकली जैसा होगा वैसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सेवा जो है जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोरिंग। इसका मतलब ये है जो सर्विसेज हैं उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उसे हम एक जगह पे इकट्ठा करके नहीं रख सकते फ्यूचर के लिए। लेकिन जो सामान होते हैं, जो वस्तु होती है, कोई प्रोडक्ट होते हैं, तो उसको तो हम स्टोर करके रख सकते हैं। सेवाएं स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो इमीडिएटली हमें उसको देना पड़ता है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन गुड्स जो बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, हम उसको बना के एक स्टोरेज में या वेयर हाउस में उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सर्विसेज जो है वो कभी भी स्टोर करके फ्यूचर के लिए नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये इनटेंजिबल होती है, तो उसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। तो जब उसकी ज़रूरत होती है तभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसको हम कभी भी फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर पा सकते या नहीं रख सकते। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि जो सर्विसेज होती है वो बेसिकली एक कस्टमर के पास उस अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उनके अकॉर्डिंग सर्विसेज पा सके। जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग वो सर्विसेज ले सकते हैं। तो सेवाएं जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर अगर देखें उसके अंदर तो इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं, जो उपभोक्ता जो हैं, वो सेवाएं जैसे चाहते हैं वैसे प्रदान कर सकते हैं, मतलब जैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रदान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसी उनकी इच्छा हो सेवा प्राप्त करने की, उस अकॉर्डिंग वो सर्विसेज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कस्टमर का देखा जा सकता है। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। अगर हम बात करें गुड्स की या किसी वस्तु की, तो जैसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे हम सोल्ड करें, हम उसे रख सकते हैं और बाद में भी बेच सकते हैं। लेकिन सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज अगर एक बार देना है तो उसको हमें दे के ही कंप्लीट करना होगी, सेवा प्रदान करने के बाद ही कंप्लीट हो सकता है। गुड्स उसको हमेशा हम कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते। जब सेवा की ज़रूरत हो, जब सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, तब हम सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम उसको कभी भी फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। तो ये सेपरेबल नहीं है, मतलब इसको हम आगे के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, इनको हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के प्रकार 3 प्रकार हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, 3 पोर्शन में डिवाइड करा है। सबसे पहला है पर्सनल सर्विसेज, जिसे हम व्यक्तिगत सेवाएं बोलते हैं। सोशल सर्विसेज, समाज सेवाएं। और उसके बाद बिजनेस सर्विसेज, जिसे हम व्यवसाय सेवाएं बोलेंगे। पर्सनल सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज होती है जो इंडिविजुअल बेसिस द्वारा की जाती है या इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये बेसिकली किसी एक पर्सन की टेस्ट पे, उसकी ज़रूरतों पे, उसके प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती है। यहाँ पर डोमेस्टिक सर्विसेज या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टेलर, वॉशरमैन, डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो पर्सनल सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बेसिकली इंडिविजुअल बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है। ये एक पर्टिकुलर इंसान के टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की जाएगी। जैसी एक इंसान की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग सर्विसेज या सेवाएं उसको दी जाएगी। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल में देखें तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टेलर, टेलर जो है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको सेवाएं प्रोवाइड करता है। डॉक्टर जो है आपको जो बीमारी होती है उस अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पर्सनल सर्विसेज एक पर्टिकुलर इंसान के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी और उसी पर्टिकुलर इंसान के टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सेवाएं प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समाज सेवा। तो ये सर्विसेज जो है वॉलंटरली किसी सोसाइटी के लिए की जाती है ना, और ये किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। तो ऐसी सर्विसेज जो किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए प्रोवाइड की जा रही हो, तो वो सेवाएं सोशल सर्विसेज कहलाती है। नेक्स्ट है बिजनेस सर्विसेज, जिसे हम व्यावसायिक सेवा बोलते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज
कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती है? मेनली जो कच्चा माल होता है वो कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जो है वो बिजनेस सर्विसेज में होती है। और उसी पक्के माल को बनाने के बाद वो पक्का माल कंज्यूमर तक पहुँचे कंजम्पशन के लिए, वो भी बिजनेस सर्विसेज में इंक्लूड होता है। और अगर हम उस पक्के माल को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह है। तो ये सब चीज़ें बिज़नेस सर्विसेज के अंदर आ जाएंगी। तो बिज़नेस सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, बहुत सारी क्रियाओं को इंक्लूड करता है। और ये कौन कौन सी क्रिया को इंक्लूड करता है? सबसे पहला है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मतलब जो इनके पास कच्चे माल होते हैं वो कच्चे माल को यूज़ करके वो तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं, और उसी तैयार माल को वो क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं ताकि कंज्यूमर उसको ख़रीद सके और कंजम्पशन कर सके। इन सब चीज़ों के लिए उनको बहुत सारी सेवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्टोर हाउस मतलब स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो ये सब सर्विसेज बिजनेस द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब है सेवा क्षेत्र। When an individual or institution earn by providing services of any type, it is known as service sector. जब कोई इंसान, कोई एक व्यक्ति और कोई सा इंस्टीट्यूशन पैसे कमाता है सर्विस देने के बाद, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक इंसान या एक ऐसा कोई सा इंस्टीट्यूशन पैसे कमाता है कुछ सर्विस देने के बाद। सर्विस किसी कस्टमर को देने के बाद, किसी इंसान को देने के बाद, तो जो भी पैसा वो कमाएगा वो सर्विस सेक्टर कहलाता है। इट हैज़ वाइडर स्कोप जस्ट लाइक अदर बिजनेस एक्टिविटी। इसका जो स्कोप होता है, इसका जो दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे बिजनेस क्रियाओं में होता है। जैसे बिज़नेस जो है उसका जो दायरा है वो बहुत फैला होता है, बहुत बड़ा होता है, वैसे ही सर्विस सेक्टर्स का जो दायरा है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन जो है पैसे कमा सकता है। और वो पैसे कैसे कमा सकता है? सर्विस प्रोवाइड करने के बाद। तो ऐसे पैसे जो उसको सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मिल रहे हो तो वो सर्विस सेक्टर्स के अंदर आएंगी। इनका दायरा भी बहुत बड़ा होता है, जैसे बिजनेस में होता है। नेक्स्ट है जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर्स या वर्गीकरण सेवा क्षेत्र का। जो सर्विस सेक्टर्स है उसको 5 चीज़ों में बांटा गया है, 5 चीज़ों में उसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला वाला है जो कि है बैंकिंग, दूसरा वाला है इंश्योरेंस, तीसरा है कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग और लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो जो सर्विस सेक्टर्स हैं उनको 5 हिस्सों में बांटा गया है, उनका वर्गीकरण जो है 5 हिस्सों में किया गया है। पहला वाला है बैंकिंग, जिसे हम हिंदी में बैंक बोलेंगे, इंश्योरेंस जिसे हम हिंदी में बीमा बोलेंगे, कम्युनिकेशन जिसे हम हिंदी में संचार बोलेंगे, वेयर हाउसिंग जिसे हम हिंदी में भंडारण बोलेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम परिवहन बोलेंगे। तो ये 5 चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है सर्विस सेक्टर्स को या सेवा क्षेत्र को। अब इन्हीं 5 चीज़ों को हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि बैंकिंग के अंदर क्या क्या होता है, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बैंकिंग सर्विसेज को देखेंगे, जो कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सर्विस सेक्टर का। बैंकिंग सर्विस जिसे हम बैंकिंग सेवाएं बोलते हैं हिंदी में। बैंकिंग या बैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फिनेंशियल मार्केट। बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस और ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड टू एग्रीकल्चर ऑल्सो। बैंक जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है फिनेंशियल मार्केट का, वित्तीय बाज़ार का। बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग प्रणाली है वो क्या प्रोवाइड करती है, क्या प्रदान करती है? वित्त प्रोवाइड करती है। वित्त मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को, व्यवसाय को, व्यापार को मतलब ट्रेड को,
वाणिज्य को मतलब कॉमर्स को, इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर्स को। तो बैंक या बैंकिंग सिस्टम जो है उनका मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंस प्रोवाइड करना बिजनेस को, ट्रेड को, कॉमर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को। बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय प्रदान करना व्यवसाय को, व्यापार को, वाणिज्य को, खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर को या और अन्य इंस्टीट्यूशंस को या पर्सन्स को। तो बैंकिंग सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स नोन एज कमर्शियल बैंक। जो बैंकिंग सर्विसेज है या बैंकिंग सेवाएं जो है वो बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और अगर वो बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो उसे हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। दे आर द बैकबोन ऑफ द इकनॉमी। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है, बैकबोन कहलाई जाती है। दे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी एंड क्रेडिट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बैंक। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी जो है या किसी इंसान को, किसी इंस्टीट्यूशन को पैसे उधार देना, ये मेन फंक्शन होता है बैंक का। तो बैंकिंग सर्विस मेनली एक्चुअली फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ये फाइनेंस बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो या कुछ भी। ये एक तरीके से हमें वित्त प्रोवाइड करते हैं और ये एक तरीके से हमारी इकनॉमी की बैकबोन कहलाते हैं, रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक का अर्थ देख लेते हैं। अ बैंक इज़ अ वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। दे एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट, repayable on demand and also earn a margin of profit by lending money। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, पैसों को डिपॉजिट करता है, लोगों के पैसों को डिपॉजिट करके रखता है सेविंग के रूप में, रीपे करता है पैसा डिमांड पे। जब लोग बोलते हैं जिनका अकाउंट बैंक में है वो जब बोलते हैं कि हमारा पैसा हमें इतना चाहिए, तो वो वापस से जो डिपॉजिट करा हुआ पैसा है वो उन लोगों को उतना पैसा रीपे करता है जितना उनने डिमांड किया है। और एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अर्न करता है बाय लेंडिंग मनी। बाय लेंडिंग मनी का मतलब है बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, लोगों के पैसों को इकट्ठा करता है, लोगों की जो सेविंग्स होती है उसको डिपॉजिट करता है और उसी सेविंग से वो अपना प्रॉफिट मार्जिन चलाता है। कैसे चलाता है, जो सेविंग्स होती है वो क्या करता है, दूसरे लोगों को वो सेविंग्स दे देता है एज अ क्रेडिट के रूप में वो दे देता है, दूसरे लोगों को लोन के रूप में दे देता है। और इन रिटर्न उन लोगों द्वारा जो उसने लोन लिया है बैंक से, इन रिटर्न वो उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं रीपेमेंट के टाइम पे। तो उस इंटरेस्ट से बैंक जो है वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट जो है वो इकट्ठा करके रखता है, लोगों का जो भी डिपॉजिट है वो इकट्ठा करेगा। अगर लोगों को उनके डिपॉजिट से कुछ पैसा विड्रॉवल करना है, कुछ पैसा निकालना है, तो उनके डिमांड पे वो पैसा उनको निकाल के देगा और एक प्रॉफिट मार्जिन भी अर्न करेगा बाय लेंडिंग मनी। It mobilizes the saving of people and make fund available to the business, financing their capital and revenue expenditure। जैसे मैंने बात बताई थी आपको कि बैंक क्या करता है, जो सेविंग होता है, जो उन्होंने सेव करके रखा हुआ है इंसान ने बैंक के अंदर, उस सेविंग को बैंक यूज़ करता है और वो सेविंग जिसको ज़रूरत होती है एज अ लोन बैंक उनको प्रोवाइड करता है वही सेविंग। तो उससे वो क्या करेगा, वो सेविंग को उन लोगों को प्रोवाइड करेगा जिसको उस पैसों की ज़रूरत है। आपका पैसा सेव जो आपने किया है वो तो सेव है, लेकिन बैंक अपने पास वो पैसा ना रख के अगर जिसको किसी को चाहिए पैसा तो वो उनको एज अ लोन देता है और इन रिटर्न बाद में वो लोग जिन्होंने उनसे लोन लिया है बैंक से वो रिटर्न करते हैं पैसा इंटरेस्ट के साथ। तो बैंक इंटरेस्ट कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। आपका सेविंग बैंक में डिपॉजिट है वो सेफ रहता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो सेविंग होती है बैंक उसको यूटिलाइज़ करता है लोगों को लोन देने में, और लोन अगर जिसने लिया है तो वो रिपेमेंट करेगा इंटरेस्ट सहित, जिसकी वजह से बैंक को प्रॉफिट होता है और ऐसे ही वो अपने बिजनेसेस को चलाता है।
इट स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी। एक तरीके से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, क्योंकि इनका जो लेन देन है वो पूरे का पूरा पैसों में होता है। नेक्स्ट है जो कि है इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ बैंक। क्या क्या इम्पॉर्टेंस एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। हैबिट ऑफ सेविंग, बचत की आदत। ये हैबिट ऑफ सेविंग का मतलब है कि ये एक तरीके से लोगों में बचत की आदत को उत्पन्न करता है। ये उनमें हैबिट डालता है कि आप अपना पैसा सेव करिए और सेव करके हमारे बैंक में अकाउंट खोल के डिपॉजिट करें, ताकि आप अपने पैसों को आगे के लिए बचत में रख सकते हैं, फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ, सुरक्षा का प्रबंध। ये एक तरीके से हमारे जो पैसे होते हैं जो हम सेव करके रखते हैं हमारे अकाउंट में, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो ये बताते हैं कि आपने जो पैसा हमारे अकाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है, उस अकाउंट में जो आपका पैसा है वो पूरा का पूरा सेफ है, पूरा का पूरा सुरक्षित है। वो आपका पैसा है, हमने सिर्फ संभाल के रखा हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण। बैंक देश में बिखरी पूंजी को एकत्रित कर उन लोगों को जिन्हें पूंजी की आवश्यकता है प्रदान करता है। इसका प्रभाव देश के उद्योग, व्यापार एवं उत्पादन पर पड़ता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण द्वारा बैंक देश के व्यावसायिक और औद्योगिक विकास में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं। बैंक जो है वो क्या करती हैं, जो कैपिटल है उन कैपिटल को इकट्ठा करता है और उन लोगों को वो कैपिटल प्रोवाइड करता है जिन्हें उस कैपिटल की ज़रूरत हो, उन पूंजी की ज़रूरत हो। जैसे कि जो लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं सेविंग, वो सेविंग इकट्ठा होती है बैंक में और वो बैंक लोन प्रोवाइड करता है उन लोगों को जिन लोगों को ज़रूरत हो उस पैसों की। जब किसी इंसान को पैसे की ज़रूरत है तो वो बैंक से वो लोन ले सकता है। लोन बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, इन रिटर्न इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जब वो लोन रीपे किया जाता है तो रीपेमेंट के टाइम पे लोन के अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी दिया जाता है, तो बैंक को इन रिटर्न प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का काम भी जो है बैंक करता है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, एक जगह से दूसरी जगह को धन को ट्रांसफ़र करना, वो भी बैंक का काम होता है। पेमेंट फैसिलिटीज़, अगर आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में और आप चाहते हैं कि आप के द्वारा कुछ पेमेंट हो दूसरे अकाउंट में या दूसरे इंसान को, तो वो भी बैंक द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब है जो कर्ज़ है अगर किसी को चाहिए तो वो भी क्रेडिट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। एजेंसी वर्क, बैंक एक तरीके से एजेंट की तरह काम करती है आपके और दूसरे पार्टी के बिहाफ में।